हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मास मीडिया विदर। अभी अभी बसवा कल्याण बाई इलेक्शन के नताइज हमारे सामने आ चुके हैं और सभी लोगों ने एग्जिट पोल के बाद सबकी नज़र आज के दिन पर थी कि आखिर डब्बा खुलेगा तो उसमें से क्या कुछ निकलेगा। तो जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं वो बहुत ही हैरान कर देने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह का परसेंटेज बीजेपी का सामने आया है वो वाकई उनकी फैसले को, जो बीजेपी का फैसला था शरणु सलगर को टिकट देने का, वो एकदम सटीक होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे पर एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। तो इसी ज़िमन में मैं जर्नलिस्ट मज़हर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बसवा कल्याण मास मीडिया के एडिटर इन चीफ जनाब मोहम्मद मुर्तज़ा ज़हरान हुलखानी साहब। तो सर, ये जो बीजेपी ने इतने ज़्यादा वोट लिए हैं, तो कौन से फैक्टर्स हैं जो इनकी जीत में अच्छा खासा योगदान रहा है? सबसे पहला फैक्टर तो मेरे ख्याल में ये रहेगा बीजेपी के लिए कि जैसा कि आप अवाम ने देखा था कि हमने सर्वे किया था, पब्लिक रिव्यू लिया था, जिसके 20-22 एपिसोड हमने करे थे। बसवा कल्याण के पूरे 6 जेडपी सर्कल हमने कवर किए थे। फिर जेडपी सर्कल में हर छोटे बड़े शख्स से, हर कैटेगरी के शख्स से रैंडम लोगों को सेलेक्ट करके रैंडमली हमने लोगों से सवाल पूछा था। तो लोगों ने कहा था कि शरणु सलगर ही हमारे लिए चॉइस रहेगा। शरणु सलगर के लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा मेरे ख्याल में, वो लॉकडाउन की उनकी जो खिदमत थी, मेहनत थी, जो उन्होंने पैसा खर्च किया, जो लोगों की उन्होंने मदद की, राशन पहुंचाया उनके घर तक। फिर जो लोग कोविड पॉजिटिव आ गए थे 2020 में, उन लोगों की उन्होंने हेल्प की, उन्होंने हेल्प की। जैसे कि हुलसूर के संगमेश की आप बात ले सकते हैं कि संगमेश को लोगों ने कहा था कि वो जो महाशक्ति केंद्र के अध्यक्ष थे, लोगों ने तो कह दिया था कि वो मर गए, मगर शरणु सलगर की मेहनत थी जो उन्होंने उनको बचा कर लाया था। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा फैक्टर शरणु सलगर, पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूँ तो शरणु सलगर के लिए सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा कि उन्होंने जो खिदमत की लॉकडाउन में, वो सबसे बड़ा फैक्टर रहा जिसकी वजह से उन्हें टिकट मिला। लोगों के रिव्यू भी आए हमारे पास, जैसा कि आपने देखा होगा, तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि पब्लिक का पूरा रुझान शरणु सलगर की तरफ था। शायद बीजेपी ने इसलिए उनको टिकट दिया। दूसरा फैक्टर मैं समझता हूँ कि शरणु सलगर की जो मेहनत रही लॉकडाउन कैंपेनिंग में, उन्होंने एक दिन में 23-25 देहात का दौरा कर रहे थे। बसवा कल्याण के जितने कैंडिडेट हम देखें, कांग्रेस, जेटीएस, एमआईएम, खोबा, जितने कैंडिडेट हैं, उनमें अगर शरणु सलगर को देखें तो एक दिन में 20 से 25 खेड़े देहात वो कवर कर रहे थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि 12 से 13 घंटे में 20 से 25 खेड़े कवर करना एक मामूली बात नहीं है। उनकी कैंपेनिंग सिटी में नजर नहीं आ रही थी, मगर देहातों में वो सबसे ज्यादा टफ चल रहा है। वो एक स्ट्रेटेजी थी उनकी मेरे ख्याल में। क्यों? वो चाहते थे कि जहां मैं वोट ले सकता हूं वहीं जाऊं। सिटी में उनको पता था कि सिटी में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, सिटी में मल्लिकार्जुन खोबा की फन फॉलोइंग है, तो यहाँ मुझे वोट शायद नहीं मिलेंगे। तो उनका फोकस पूरी तरह से देहात में था। वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि मैं जहां से वोट ले सकता हूं वहां से लूं। बसवा कल्याण में उन्होंने कैंपेनिंग नहीं की, क्योंकि यहाँ पे जेडीएस, कांग्रेस, एमआईएम, खोबा वगैरह आपस में यहाँ उलझ रहे थे। उन्होंने इस चीज़ का फायदा उठाते हुए ऐसी जगह जहाँ पे कोई था ही नहीं, वहाँ पे उन्होंने वोट बैंक हासिल किया। तो सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा। और दूसरा फैक्टर देखेंगे शरणु सलगर का, बीजेपी का, तो बीजेपी ने शरणु सलगर को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उनके तमाम मिनिस्टर्स आ रहे थे, चीफ मिनिस्टर थे, एमपी भगवंत खोबा ने उनके साथ मेहनत की थी, उनके कार्यकर्ता उनके साथ मेहनत कर रहे थे। तो ये जो 20,000 की लीड से वो जीते हैं, इसका सारा क्रेडिट जाता है बीजेपी की अपनी स्ट्रैटेजी को। किस तरह से इन्होंने लोगों तक अप्रोच की, इलेक्शन अनाउंस होने से पहले जो शरणु सलगर की लोगों तक अप्रोच थी वो बहुत ज्यादा थी। तो ये बहुत बड़ा फायदा रहा उनका। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी इलेक्शन के करीब जिसमें बीजेपी के कुछ लोग पैसे बांटते हुए पकड़े गए, और जितने भी मुख्तलिफ समाज के लोग थे उनका अपोज करते हुए नज़र आ रहे थे। इसके बावजूद भी बीजेपी का ये जो मार्जिन आया है वो काफ़ी हैरान कर देने वाला है। बिल्कुल, वो जो लोग पैसे बांटते हुए पकड़े गए, शरणु सलगर ने तो साफ कह दिया कि ये मेरे कार्यकर्ता हैं ही नहीं, और वो अभी तक साबित भी नहीं हुआ। पता नहीं वो केस चल रहा है या फिर पता है क्या हो गया, पता नहीं। मगर शरणु सलगर की जो अपनी पर्सनालिटी रही इस इलेक्शन में, उन्होंने जिस तरह की कैंपेनिंग की, मैंने जब उनसे बात की पर्सनली, तो उनका कहना था कि मैं सिर्फ 2 घंटे सो रहा हूँ। 24 घंटों में से वो 2 घंटे सो रहे थे। तो ये बात बहुत बड़ी है उनके लिए कि एक ऐसा शख्स जो नीचे से ऊपर उठ के आया है, वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। और जबकि एक बसवा कल्याण का एक बड़ा लीडर मल्लिकार्जुन खोबा उनके अपोज कर रहा था, और मल्लिकार्जुन खोबा पूरी तरह से टारगेट कर रहे थे, उनकी पर्सनालिटी को वैनिश कर रहे थे, बीजेपी की पर्सनालिटी को वैनिश करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बावजूद 20,000 की लीड से जितना, ये बहुत बड़ी बात है बीजेपी के लिए। जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कांग्रेस की, जी, तो
कांग्रेस ने अपनी पूरी जान लगा दी थी इलेक्शन में। सबसे पहले तो टिकट की अगर हम बात करें तो दो लोग अपनी दावेदारी साबित कर रहे थे, जिसमें विजय सिंह एक थे और दूसरी तरफ मरहूम एमएलए बीना रणराव की धर्मपत्नी माला बीना रणराव। इसके बाद हमने देखा कि माला बीना रणराव टिकट दिया गया और इसके बाद ईश्वर खंडरे और राजशेखर पाटिल दोनों सामने आए थे कि हम लोग अपनी खुद की मेहनत करके बसव कल्याण से कांग्रेस को जिताने की कोशिश करेंगे। ऑन एयर कहा था। हाँ, ऑन एयर कहा था। इसके बाद और देखा जाए तो बीजेड जमीर अहमद खान, रिजवान अरशद और सिद्धरामैया और कई सारे बड़े बड़े लीडर्स, मतलब अगर देखा जाए तो जितने बड़े बड़े लीडर्स कांग्रेस के आए हैं कंपेयर टू अदर पार्टीज, वो सबसे ज़्यादा लीडर्स आए हैं कांग्रेस की कैंपेनिंग के लिए। उसके बावजूद क्या कुछ चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ा है, क्योंकि देखा जाए तो 20,000 से पीछे है कांग्रेस। अगर बात करें 2018 की जी, तो जब बीना रणराव साहब ने इलेक्शन जीता था तो 61,000 वोट लेकर उन्होंने जीता था और मल्लिकार्जुन खड़गे ने 44,000 वोट लिए थे, तो मार्जिन जो रहा था वो 15,000 का रहा था। इस बार इतने सारे लीडर्स का आना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये रही कि उन्होंने फैसला गलत लिया कि टिकट माला मैडम को दिया। अगर वो टिकट विजय सिंह को जाता तो विजय सिंह की कैंपेनिंग कुछ और तरह से होती। विजय सिंह के अगर इलेक्शन लड़ते तो शायद वो जीत भी सकते थे और अगर हार भी जाते तो मार्जिन इतना नहीं होता, क्योंकि विजय सिंह का अपना एक बैकग्राउंड है। उनके पिताजी एक चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके भाई एमएलए हैं जवरगी के, तो उनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है। सियासत विरसे में मिली है उन्हें, वो जानते हैं सियासत को, सियासत लेकर पैदा हुए हैं तो वो जानते हैं। माला मैडम का यहाँ पर हारना इस बात को साबित करता है कि विजय सिंह साहब के जो सपोर्टर्स थे वो पूरी तरह से उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि माला मैडम के कुछ गिने चुने सपोर्टर्स थे जो उनके साथ रह रहे थे। विजय सिंह के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने कैंपेनिंग नहीं की, साथ दिख रहे थे कभी कभी इक्का दुक्का, मगर उन्होंने किसी भी तरह से उनकी कैंपेनिंग नहीं की। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को ये हुआ कि कांग्रेस ने जब बसवा कल्याण में कैंपेनिंग करने की बात आई तो कांग्रेस ने पूरा फोकस दिया मुस्लिम कम्युनिटी पर, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम एमएलए को लेकर नहीं आए यहाँ पर। उन्होंने कनीज फातिमा को मैदान में उतारा, उन्होंने रहीम खान को मैदान में उतारा, उन्होंने रिजवान अरशद को उतारा, उन्होंने बीजेड जमीर अहमद खान को उतारा। यानी कि कांग्रेस की प्लानिंग थी कि जेडीएस ने जब मुस्लिम कैंडिडेट को अपना टिकट दिया है तो कांग्रेस ये चाहती थी कि मुस्लिम वोट बैंक को मैं हाथ से जाने ना दूं। और एमएलए रहीम खान ने तो खुली चुनौती भी दे दी कि अगर यसरफ अली साहब जीतते हैं तो मैं अपने एमएलए पद। इस तरह के जुमले कांग्रेस के लिए गले का फंदा बन गया उनके लिए। फिर बीजेड जमीर अहमद खान ने अपनी पहली स्पीच जो 30 मार्च को हुई थी यहाँ पर पब्लिक मीटिंग में, उन्होंने कहा था कि काला कुमारस्वामी का वर्ड यूज किया जो रेसिस्ट कहा जाता है उन्हें। फिर उन्होंने कहा कि कुमारस्वामी ने 10 करोड़ रुपए लेकर यसरफ अली साहब को टिकट दिया। इस तरह के जुमले, यानी कि कांग्रेस शुरू से चाहती थी कि कंट्रोवर्सी करते हुए हम न्यूज में बने रहें, हम पब्लिक में चर्चा का विषय बने रहें। तो इस वजह से कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और ये सारा का सारा श्रेय, हार अगर हुई है तो उसका सारा का सारा जिम्मेदारी जाती है ईश्वर खंडरे और राजशेखर पाटिल को, क्योंकि माला मैडम को टिकट देने में उन्हीं लोगों को सपोर्ट था। जबकि अगर हम देखें तो 30 मार्च जब बीजेड जमीर अहमद खान ने पब्लिक मीटिंग हुई तो बीजेड जमीर अहमद खान ने अपनी जुबान से कहा था कि माला मैडम को टिकट देने में सबसे बड़ा हाथ ईश्वर खंडरे का है। तो ईश्वर खंडरे कहीं ना कहीं चाहते थे कि माला मैडम को टिकट मिले और वहां से यहाँ जीतें। क्यों? अगर विजय सिंह को टिकट मिलता और विजय सिंह यहाँ से जीत जाते तो वो डोमिनेंट हो जाते पूरे डिस्ट्रिक्ट में। और कहीं ना कहीं ये जो बिदर जिले की पॉलिटिक्स को ईश्वर खंडरे और राजशेखर पाटिल संभाले हुए हैं, उन दोनों की सत्ता हाथ से निकल जाती, उनकी जो सियासत उनके हाथ में है इस वक्त राजशेखर पाटिल और ईश्वर खंडरे के, ये पूरी तरह से चले जाती विजय सिंह के पास। तो वो नहीं चाहते थे कि उनके हाथ से ताकत जाए, पावर जाए, इसलिए उन्होंने माला मैडम को दिया। मगर यहाँ पर मुश्किल ये हो गई कि वो भी हार गई। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस 2023 में क्या चेहरा लाती है। उसके पास कोई चेहरा बचा नहीं हुआ है। कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही चेहरा बचा हुआ है और वो है विजय सिंह। आनंद देवप्पा भी लीड में है, मगर आनंद देवप्पा के सपोर्टर्स बहुत कम है। बसवा कल्याण में गिने चुने लोग उनके साथ फिरते हैं, उनका कोई अपना अप्रोच नहीं है। कांग्रेस पार्टी में भले ही वो अपना एक मुकाम रखते हो, मगर बसवा कल्याण चेहरा नहीं है। हुलसुर में उनकी एक पहुंच ज्यादा है क्योंकि नेटिव है उनका, हुलसुर में रहते हैं वो। मगर बसवा कल्याणपुर तालुके की अगर बात करें तो आनंद देवप्पा की उतनी पहुंच नहीं है बसवा कल्याण में, लोग उन तक अप्रोच नहीं है आनंद देवप्पा की। विजय सिंह की अगर बात करें तो विजय सिंह एमएलसी होते हुए बहुत कम वक्त में उन्होंने पूरे तालुके में अपने लोगों तक अपनी अप्रोच बनाई थी। कांग्रेस की हार का सारा सहरा जाता है राजशेखर पाटिल और ईश्वर खंडरे को, क्योंकि उन्हीं लोगों ने टिकट देने की कोशिश की, क्योंकि विजय सिंह को टिकट ना दिया जाए, ये मैं कह सकता हूँ।
जी चलिए, कांग्रेस की तो अगर हम बात करें तो कांग्रेस का फिर भी परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत सही भी रहा है, मगर जेडीएस की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल ही उनके एक्सपेक्टेड ग्राफ से बिल्कुल नीचे आते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ये जो परसेंटेज आया है सामने, ये जो तादाद, ये जो आंकड़े हमारे सामने हैं 11,390, ये बहुत ही कम है। क्योंकि जिस तरह की कैंपेनिंग उनकी चल रही थी, कुमार स्वामी खुद यहाँ पर कई वक्त अपना दिया उन्होंने, और इसके बावजूद ये देखा जा रहा था कि जितने भी मुस्लिम कम्युनिटीज़ के नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो एजुकेटेड पर्सनालिटीज़ हैं, वो पूरे के पूरे जेडीएस से जुड़ रहे थे। इसके बावजूद भी जेडीएस की इतनी बुरी, जेडीएस की जो जेडीएस का आंकड़ा यहाँ तक 11,000 तक पहुंचा है, जबकि होना ये चाहिए था कि जेडीएस अगर हार भी जाती है तो उनका एक सुप्रीमो, जेडीएस के सुप्रीमो कुमार स्वामी यहाँ पर एक हफ्ता रुके थे। उनके एक हफ्ता रुकने की बदौलत कम से कम उनको वोट 25,000 आने चाहिए थे अगर वो हार भी जाते। अगर इतने कम आए तो उसकी वजह ये है कि यसरब अली साहब का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिव नहीं रहे, वो पॉलिटिक्स में इलेक्शन के वक्त उन्होंने एक्टिव होते थे, जैसे कि बी नारायण राव 2013 की ले लीजिए, 2018 की बात ले लीजिए, इलेक्शन के वक्त वो एक्टिव रहते थे, उसके बाद उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कोई नहीं रहता था। अगर यसरब अली साहब लगातार पॉलिटिक्स में एक्टिव रहते तो शायद ये आंकड़ा बदल सकता था। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये रही जेडीएस को यहाँ पर कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, मुस्लिम कम्युनिटी जेडीएस की तरफ इसलिए नहीं गई क्योंकि बीजेड जमीर अहमद खान ने इल्जाम लगाए थे जेडीएस पर कि जेडीएस ने बीजेपी को जिताने के लिए 10 करोड़ रुपए लेकर कुमारस्वामी ने यसरब अली साहब को टिकट दिया है। ये शायद कहीं ना कहीं लोगों ने इस पर भरोसा कर लिया, जिसकी वजह से 50,000 का आंकड़ा कांग्रेस का पहुंचना मामूली नहीं है। कांग्रेस 50,000 तक पहुंची है तो उसमें जेडीएस की अपनी खामियां हैं। जेडीएस की कैंपेनिंग बहुत तेजी से चली, बहुत अच्छी चली, मगर लोगों तक वो लोगों का भरोसा जीत नहीं पाए। क्यों? एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देकर, क्योंकि कुमारस्वामी का जो कास्ट है वो बसवा कल्याण में वो कास्ट मौजूद नहीं है, इसलिए तो उनको वहाँ का कास्ट का वोट बैंक नहीं मिला। और बात करें अगर हम हुलसुर की, तो हुलसुर से जेडीएस को वोट नहीं मिला। अगर बात करें कोहिनूर की, तो कोहिनूर से थोड़ा बहुत वोट बैंक मिला है, क्योंकि वहाँ पर आनंद पाटिल मौजूद हैं, जिसकी वजह से थोड़ा आनंद पाटिल मौजूद है, जिसकी वजह से उन्हें वोट बैंक मिला है। अब बात करें जेडीएस के इतने कम आंकड़े की, तो हमारा एग्जिट पोल के मुताबिक, जो जेडीएस का हमने एग्जिट पोल निकाला था कि जेडीएस 11,000 से 16,500 के बीच में वोट लेगी, तो हमारा एग्जिट पोल ठीक साबित हो रहा है कि जेडीएस के लिए कि जेडीएस 11,000 का आंकड़ा पार कर रही है। और अगर अब बात करें तो मल्लिकार्जुन एस खोबा, जो कभी बसवा कल्याण की सियासत में एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, और लोगों के उनसे ये उम्मीद जुड़ी हुई थी कि ये आगे चल करके एक एमपी के लिए भी चेहरा साबित हो सकता है, मगर उनके कई सारे गलत फैसले उनके लिए काफ़ी जानलेवा साबित हुए हैं। क्योंकि जिस तरह की उनकी हार देखी जा रही है, बसवा कल्याण में अगर सबसे ज़्यादा चर्चित अगर कोई लीडर था तो वो था मल्लिकार्जुन एस खोबा। क्योंकि वो कहीं भी कैंपेनिंग के लिए जाते तो एक बड़ी भीड़, एक बड़ी तादाद में लोग जमा हो जाते थे कि आखिर ये कह क्या रहे हैं। उसके बावजूद भी ये जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं मल्लिकार्जुन एस खोबा को लेकर के, 9,390 महज इतने ही वोट उन्होंने लिए हैं। जबकि दूसरी तरफ देखा यह जा रहा था कि जितने भी समाज थे वो आकर के इनसे अप्रोच हो रहे थे, क्योंकि शंडू सलगर के जो खिलाफ थे वो अल्टीमेटली मल्लिकार्जुन एस खोबा के साथ लोग जा रहे थे। तो क्या कुछ इनके लिए चीज़ें नाकाम रही हैं बसवा कल्याण बाई इलेक्शंस की अगर बात की जाए, और इनका मुस्तकबिल में क्या कुछ होगा सियासत में? मल्लिकार्जुन एस खोबा का सबसे मेरे एनालिसिस के हिसाब से मल्लिकार्जुन एस खोबा का सबसे बड़ा गलत फैसला ये रहा कि उन्होंने 2018 में बीजेपी ज्वाइन की, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर जिंदगी उन्होंने मौका दूसरी मरतबा दिया था 2021 के बाई इलेक्शन में, मगर फिर उन्होंने बीजेपी के जब टिकट उन्हें नहीं मिला तो वो बीजेपी से बगावत करते हुए, एक रनिंग हुकूमत से बगावत करते हुए उन्होंने आज़ाद से अपना नॉमिनेशन भरा। सबसे बड़ी वजह ये रही कि देखिए मज़रा आप हम उस वक्त मौजूद थे, हम पब्लिक रिव्यू जब ले रहे थे, लोगों का रुझान ये था कि कैंडिडेट बीजेपी का कोई भी हो, हम वोट बीजेपी को देंगे। ये हमारा पब्लिक रिव्यू में ये साबित हो चुका था। तो ये भी कहा था कि अगर गधे को भी टिकट मिलता है तो हम बीजेपी को डालेंगे, इस तरह का रुझान था लोगों का। तो जो बड़े लोग थे, जैसे कि हड़पड़ समाज के जो कैंडिडेट थे, उन्होंने नॉमिनेशन वापस लेकर भगवान मल्लिकार्जुन एस खोबा को सपोर्ट किया था। तो माहौल आज इस तरह का नहीं है। अगर कोई समाज का बड़ा लीडर किसी को सपोर्ट करता है तो इसका यह मतलब नहीं कि पूरा समाज उसे सपोर्ट करेगा। ये साबित हो चुका है, क्योंकि अगर हड़पड़ समाज सपोर्ट करता है, हड़पड़ समाज के 17,000 या 12,000 वोट हैं, तो वो कहाँ वोट हैं अगर देखें तो जी, क्योंकि हड़पड़ समाज के सबसे बड़े लीडर ने इन्हें सपोर्ट किया, मगर हड़पड़ समाज ने सपोर्ट नहीं किया। देखना साबित ये हो चुका है कि बीजेपी को आंख बंद करके लोग भरोसा कर रहे हैं उसके ऊपर और वोट दे रहे हैं। अगर हड़पड़ समाज के गिर वोट की बात करें तो 12,000 वोट बैंक है उनका, तो वो वोट बैंक कहाँ चले गया। उसके बाद मराठा समाज ने कोशिश की मल्लिकार्जुन एस खोबा को सपोर्ट करने के, वो कहाँ है, 27-23 वोट है उनके, वो वोट कहाँ चले गए। तो मल्लिकार्जुन एस खोबा जो कह रहे थे कि मेरी अपने फैन फॉलोइंग की वजह से मैं इलेक्शन जीत सकता हूँ या बीजेपी को डैमेज कर सकता हूँ, तो यहाँ पर ये साबित हो रहा है कि मल्लिकार्जुन एस खोबा के फैन फॉलोइंग आज़ाद के तौर पर अगर वो ठहरे थे तो आज उनकी फैन फॉलोइंग साबित हो गई कि उनकी फैन फॉलोइंग 10,000 से कम है। अपने ज़ाती
पर्सनालिटी के दम पर वो सिर्फ 10,000 वोट ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले जबकि सकते। 2018 में वो 44,000 वोट मिले थे तो बीजेपी की वजह से, और गुज़िश्ता वो जब एमएलए बने थे तो वो जेडीएस पार्टी को देख करके उन्हें वोट मिले थे। बिल्कुल 2018 के अगर देखें तो 44,000 उन्होंने जो वोट लिए थे, उस 44,000 में 35,000 वोट बीजेपी के थे, 9,000 वोट मल्लिकार्जुन खोबा के थे। फिर तक 2013 की अगर बात करें तो 2013 में उन्होंने अच्छे मार्जिन से जीते थे, तो उस वक्त भी 8 से 10,000 उनके पर्सनल वोट थे, बाकी के तमाम वोट जेडीएस के थे। तो इससे पता लगता है कि बसवा कल्याण में मल्लिकार्जुन खोबा का गिराफ अब धीरे धीरे उनकी लाइफ का गिराफ नीचे आता चला जा रहा है, क्योंकि अगर वो इस वक्त 15 से 20,000 वोट लेते यहाँ पर तो बीजेपी इस वक्त हार रही होती और कांग्रेस जीत चुकी होती। उनका 10,000 का आंकड़ा पार ना करना मल्लिकार्जुन खोबा का ये बात साबित कर रहा है कि मल्लिकार्जुन खोबा ने बहुत बड़ी गलती की कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उसके बाद पहले तो बीजेपी ज्वाइन करके गलती की, उसके बाद बीजेपी के खिलाफ जाके गलती की। इससे साबित हो गया अब पता नहीं उनका फ्यूचर क्या होगा। अब क्या वो दोबारा, जब हमने उनसे पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने कहा था मैं दोबारा बीजेपी में नहीं जाऊंगा, अड़त में जब आपने इंटरव्यू लिया था। तो अब देखना यह होगा कि मल्लिकार्जुन खोबा का कदम होगा क्या, क्योंकि अब पॉलिटिकल करियर उनका बिल्कुल खतरे में आ चुका है, क्योंकि बीजेपी के पास ऑलरेडी उनका कैंडिडेट आ चुका है जो एमएलए बनने की ताकत रखता है, 20,000 की लीड से जीत सकता है। दूसरी बात, जेडीएस उन्होंने छोड़ दी थी, जेडीएस उन्हें लेगी नहीं। अब बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में विजय सिंह ऑलरेडी मौजूद हैं जो 2023 का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। तो मल्लिकार्जुन खोबा अब जाएंगे कहाँ? क्या वो फिर से 2023 तक तैयारी करेंगे या फिर पॉलिटिकल करियर को संन्यास ले लेंगे पॉलिटिक्स से? क्योंकि कहीं ना कहीं जो सियासत की किताब है खोबा साहब की, उसके पन्ने काफ़ी धुंधले हैं आगे के, तो उन्हें ना पलटना ही बेहतर है। अगर हम बात करें नोटा की, तो ये जो आंकड़ा है ये मतलब काफ़ी, इसे इत्तेफाक कह लीजिए, 888 वोट जो है नोटा के खाते में गिरे हैं। मतलब अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं करते हैं। तो अब ये शंडू सलगर जो बसवा कल्याण के एमएलए बने हैं, अब आगे कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो इनके विरोध में हैं। तो बीजेपी का क्या कुछ रहेगा, क्योंकि बीजेपी के जितने भी रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो थे जो टिकट मांग रहे थे, उनका क्या कुछ रवैया रहेगा? रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो थे, जो लोग मल्लिकार्जुन खोबा साहब जो कह रहे थे कि 17-16 लोगों ने टिकट मांगा है, 17-16 लोगों में से सिर्फ एक शख्स ऐसा था जिसने आजाद से नॉमिनेशन भरा, वो थे मल्लिकार्जुन खोबा। बाकी के 15-16 लोग कहाँ हैं? बाकी के लोग ना वो मल्लिकार्जुन खोबा के साथ नजर आए, ना वो बीजेपी के साथ नजर आए। वो इसलिए नजर नहीं आए क्योंकि वो अपनी सेफ्टी चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि रनिंग हुकूमत से बगावत मोल लेके वो दुश्मनी मोल लें। अगर हम देखें कि मल्लिकार्जुन खोबा का कहना था कि 15-16 लोग टिकट मांग रहे हैं, तो सिर्फ मल्लिकार्जुन खोबा ने ही क्यों नॉमिनेशन भरा? अगर मल्लिकार्जुन नॉमिनेशन भरा 15 से 16 कैंडिडेट्स भी उनके साथ चले या तो बीजेपी के साथ होते या फिर मल्लिकार्जुन खोबा के साथ होते, दोनों के साथ नहीं थे। देखें जेडपी मेंबर सुधीर कड़ादी को ले लीजिए, उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया। जितने बीजेपी के 16-15 लोग थे मल्लिकार्जुन खोबा को छोड़कर, तमाम लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया है। पटवारी साहब को ले लीजिए, वताड़े साहब को ले लीजिए, सुधीर कड़ादी साहब को ले लीजिए, गुंडू रेड्डी को ले लीजिए, चंदन खेरे साहब को, रविचंद्रन खेरे साहब को ले लीजिए, तमाम लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया है। सिर्फ मल्लिकार्जुन खोबा अकेले थे जो अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को लेकर परेशान थे, जिसकी वजह से उन्होंने रिस्क लिया और आजाद से नॉमिनेशन भरा। ये साबित हुआ बीजेपी का 20,000 की लीड से जितना, ये बात को साबित कर रहा है कि बीजेपी के जितने कार्यकर्ता थे वो सारे के सारे बीजेपी के साथ थे। मल्लिकार्जुन खोबा के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, मल्लिकार्जुन खोबा के साथ मल्लिकार्जुन के कार्यकर्ता थे। उनके जो 20 साल की मेहनत से उन्होंने जितने कार्यकर्ता बनाए थे वही लोग उनके साथ थे, और 20 साल की मेहनत मल्लिकार्जुन खोबा की यहाँ पहुंची कि वो 10,000 वोट ले सकते हैं। जबकि होना तो ये चाहिए था कि एक शख्स जो बसवा कल्याण के पॉलिटिक्स में 20-25 साल से एक्टिव है, जिसने 5 इलेक्शन लड़े हैं, एमएलए इलेक्शन, जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, जिनके पिताजी एमएलए रह चुके हैं, जिनकी खानदान में पॉलिटिक्स विरसे में मिली है जिस तरह से विजय सिंह को मिली है, तो होना तो ये चाहिए था कि मल्लिकार्जुन खोबा कम से कम 20,000 वोट लेते। अगर 20 साल की मेहनत कहें तो एक साल में 1,000 तो वोट जमा करते वो, तो 20 साल में कम से कम 20,000 तो वोट लेते। मगर यहाँ पे ये साबित हुआ कि मल्लिकार्जुन खोबा की 25 साल के करियर में उन्होंने 10,000 वोट लिए, यानी कि एक साल में सिर्फ 500 वोट जमा कर सकने की ताकत उन्होंने बताई है इस वक्त यहाँ पर। जी, ओवरऑल अगर हम बात करें एमआईएम की, तो एमआईएम महज 2,165। सीधी सीधी बात है कि एमआईएम ने अपने हाथ खड़े कर दिए इलेक्शन के वक्त तक आते आते। और दूसरी बात अगर की जाए तो एमआईएम खुद अंदर से टूटती हुई नज़र आई थी, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर्स थे और जो कैंडिडेट थे उन दोनों की एक अलग अलग सेपरेट टीम बन चुकी थी, और जो इंचार्ज भेजे गए थे हैदराबाद से समद बिन अब्दाद, वो कुछ खास काम नहीं कर पाए। समद बिन अब्दाद की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा वो कहेंगे कि हार का गुंडा कौन है, जिस तरह से कहते हैं मैच का गुंडा कौन है, मैच हार गई टीम।
तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी जाती है वो समद बिन अब्दाद की जाती है, क्योंकि समद बिन अब्दाद ने ना एग्जीक्यूशन ठीक से की, ना प्लानिंग ठीक से की, ना लोगों को जोड़ने की कोशिश की, और ना ही बसवा कल्याण में एमआईएम के बहुत सपोर्टर मौजूद थे। क्योंकि आपने अगर देखा होगा हमारा रैली ग्राफ जब आपने पेश किया था, आप ही नहीं पेश किया था, तो रैली ग्राफ सबसे हाई था एमआईएम का। तो फिर हाल ये क्यों है, जितने यहाँ पर वोट मौजूद हैं उससे ज्यादा तो रैली में लोग मौजूद थे, तो ये वो लोग चले कहाँ गए। इससे साबित हुआ कि समद बिन अब्दाद जो बसवा कल्याण के इंचार्ज हैं, पहले तो बसवा कल्याण को एक इंचार्ज गलत मिला एमआईएम की तरफ से, अगर इंचार्ज ठीक मिलता तो एमआईएम की यह हालत ना होती, दुर्दशा ना होती। क्योंकि एमआईएम का अगर इंचार्ज ठीक होता तो जो लोग रैली में आए कम से कम वो लोगों को ही जोड़ के रखता। जो लोग रैली में आए 3-4 हज़ार लोग, वो 4 हज़ार लोग कहाँ हैं आज, सिर्फ 2100 वोट मिले हैं। इनमें बूढ़े भी होंगे, इनमें औरतें भी होंगी, यानी कि जो रैली में नौजवान आए हुए थे उनमें से 5% लोगों को जमा नहीं कर सके। कौन, समद बिन अब्दाद। ये हार बाबा चौधरी साहब की नहीं है, ये हार है समद बिन अब्दाद की, समद बिन अब्दाद की अपनी काबिलियत की। क्योंकि इलेक्शन से ठीक 3 दिन पहले वो बसवा कल्याण छोड़ के हैदराबाद चले गए थे, बसवा कल्याण में मौजूद ही नहीं थे वो 3-4 दिन पहले इलेक्शन से, तो कहाँ चले गए। एक इंचार्ज, जो एक पार्टी का इंचार्ज है बसवा कल्याण में, एक पार्टी का, वो आइन इलेक्शन से 2-3 दिन पहले गायब अगर हो जाता है तो जाहिर सी बात है वो उसने मैदान छोड़ दिया था और उसने बाबा चौधरी साहब को धोखा देने की कोशिश की थी। साफ साबित हो रहा है इस बात से। समद बिन अब्दाद का मेहनत ना करना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि समद बिन अब्दाद ने ये मेहनत जानबूझ के तो नहीं की, या फिर वो काबिल नहीं थे मेहनत करने के। और सबसे बड़ा क्रेडिट इसका नुकसान जाता है असदुद्दीन अवैसी को, कि असदुद्दीन अवैसी ने ठीक एक अच्छा इंचार्ज बसवा कल्याण में नहीं भेजा। बसवा कल्याण पर कर्नाटक में पहली सीट थी एमआईएम की, यहाँ पे जो परफॉर्मेंस होगा, बीदर में सिर्फ ऑलरेडी 3 सीट थे, ऑलरेडी गुज़िश्ता 3 थे, इस बार 2 आ गए। उसके बाद बसवा कल्याण में एमआईएम की दुर्दशा हो गई। गुलबर्गा में नॉर्थ सीट से उन्होंने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है इलियास सेठ बागवान को। तो अब देखना यह होगा कि यहाँ पर अगर 2000 वोट ले रहे हैं तो एक रुझान लोगों का ये बनेगा कि एमआईएम सिर्फ 2000 ही ले सकती है, क्योंकि 2018 में वहाज बाबा इलेक्शन में ठहरे थे, तो वहाज बाबा उस वक्त पार्टी तो नहीं थी यहाँ पे एमआईएम की, मगर असदुद्दीन अवी साहब का सपोर्ट था उनको एमआईएम से, रजिस्टर नहीं थे एमआईएम यहाँ पर। उन्होंने वोट लिए तो 2700 वोट लिए थे। यानी कहीं ना कहीं ये बात साबित हो रही है कि अगर एआईएमआईएम अगर एमएलए इलेक्शन लड़ती है तो वो 3000 का आंकड़ा पारी नहीं कर सकती। यहाँ पे 2100 लिया है, गुलबर्गे में 2700 लिए थे। अब इलियास सेठ बागवान को खतरा है सबसे बड़ा। बसवा कल्याण कर्नाटक में एमआईएम के लिए गेट था, एंट्रेंस था। अगर शुरुआत ऐसी है तो इख्तिताम का अंदाजा लगाइए आप। वो शेर कहेंगे कि इब्तदाइश खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, कि इसका सारा का सहरा जाता है समद बिन अब्दाद को। ना ये हार अख्तर साहब के जो सिटी प्रेसिडेंट हैं, ना ये हार बाबा चौधरी साहब की, ये हार का सारा जिम्मेदारी जाती है समद बिन अब्दाद को। क्योंकि इंचार्ज देखिए आप, बिदर सीएमसी इलेक्शंस में भी काफ़ी वक्त मैंने वहाँ पर गुजारा, तो ये बात देखने में आई कि गौस साहब जो इंचार्ज बना करके भेजे गए थे, कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स जो जीत सकते थे उन तक टिकट ही नहीं पहुँचा, और वहाँ के उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो खुद एमआईएम के प्रेसिडेंट हार गए अपने हल्के से। तो ये मंसूर कादरी साहब, तो कहीं ना कहीं एमआईएम सबसे बड़ा फैक्टर उसकी हार में अगर कर्नाटक में देखा जाए तो वो सही लोगों को भेज नहीं रही है। एमआईएम को सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि एक एमएलए इलेक्शन लड़ने के लिए जो हेड सरपरस्ती जिसको दी जा रही है वो वहां का काउंसलर है वो भी। आप सोचिए इस बारे में कि एमएलए इलेक्शन लड़ने के लिए सरपरस्ती एमआईएम उसको दे रही है जो वहां पे काउंसलर का भी था हैदराबाद में। तो अभी कैसे दे सकते हैं आप? कम से कम एक एमएलए को भेजिए, कम से कम एक एमपी कैंडिडेट को भेजिए। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमआईएम ने कहा था कि हम बड़े बड़े को एमएलएस को लाएंगे, कॉर्पोरेटर्स को लाएंगे, जलील साहब को लाएंगे, वो जो एमपी है औरंगाबाद का इम्तियाज जलील साहब को लाएंगे, वो कहाँ गए? हालांकि हुआ ये कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को आप बुला पाए, वो भी ढंग का प्रोग्राम भी आप मैनेज नहीं कर पाए। तो ये जो सारा जाएगा बाबा चौधरी साहब को नहीं जाएगा, ये जाएगा इंचार्ज को। क्यों? अगर कैंडिडेट कोई फैसला ले रहा है तो उसके ऊपर इंचार्ज बैठा हुआ उसकी निगहदाश्त के लिए। तो क्या किया इंचार्ज ने? ना प्रोग्राम ठीक से हुआ, ना एग्जीक्यूशन ठीक से हुई। 3 एमएलए आए, 3 एक दिन आए एमएलए, वो चले गए। इंचार्ज साहब कहीं कैंपेनिंग में नजर नहीं आए। इंचार्ज को अगर देखेंगे तो आप कहीं भी नजर नहीं आया इंचार्ज कैंपेनिंग में। तो इंचार्ज ने किया क्या है? क्या बस कल्याणी बिरयानी खाई है? क्या खाई है यहाँ पर आकर? तो एक कॉर्पोरेटर वहां का जो एक
15-20 लोगों से जीत कर आया हुआ, उसको आप अगर एमएलए इलेक्शन में 1.5-2-3 लाख की पब्लिक में लाके खड़ा कर देंगे तो इसी तरह का रिजल्ट आएगा आपके सामने। और ऊपर से सबसे बड़ा फैक्टर ये हुआ कि एग्जीक्यूटिव बॉडी को नेगलेक्ट किया गया। ये इंचार्ज की गलती है। इंचार्ज ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया, लोकल बॉडी को नेगलेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से नुकसान का सारा जिम्मेदार इंचार्ज समद बिन अब्दाद की वजह से बसव कल्याण में एमआईएम की दुर्दशा हुई है। जबकि होना ये चाहिए था, एमआईएम की जितनी फैन फॉलोइंग है यहाँ पर, अगर एमआईएम हार भी जाती तो कम से कम 15,000 का आंकड़ा पार कर सकती थी एमआईएम यहाँ पर। क्यों? एक जज्बाती तौर पे लोगों को उभारा जा सकता था, जज्बाती तौर पे लोगों से वोट मांगा जा सकता था और लोग वोट देते भी। दलित लोग उनके साथ थे, मुस्लिम कम्युनिटी उनके साथ थी और बहुत सारी कम्युनिटीज एमआईएम के साथ थी। मगर इंचार्ज की गलतियों की वजह से आज एमआईएम की दुर्दशा हुई कि वो 2500 भी आंकड़ा पार नहीं कर सकी। हमारा एग्जिट पोल यही था कि एमआईएम वोट लेगी 1900 से 8000 के बीच में, तो 2100 वोट लिया एमआईएम। जी, तो चलिए इसका कंक्लूजन यही होता है कि जितने भी पार्टीज़ हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, कहीं ना कहीं उनकी खुद की मेहनत भी काफ़ी सही नहीं रही है। अगर हम बात करें कांग्रेस और बीजेपी की, तो 23 में इन दोनों पार्टीज़ के बीच में मुकाबला रहेगा और अगर उसमें भी 23 में भी कांग्रेस गलत फैसला लेती है तो फिर से बीजेपी को एक खुला मौका कांग्रेस के पास कोई मौका बचा ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने एक मर्तबा अपने आप को अपने पैर पे कुराड़ी मार के देख ली है कि माला मैडम को टिकट देकर। अब कांग्रेस के पास एक ही ऑप्शन बचा है, विजय सिंह। अगर कांग्रेस 2023 में विजय सिंह को टिकट नहीं देती तो जो 50,000 का आंकड़ा है इसमें से आप एक जीरो कम कर सकते हैं। जी, तो चलिए अगर इस एनालिसिस पे हो सकता है कि आपका अपना भी कुछ विरोध हो, तो हम उन तमाम क्रिटिक्स की बेहद वैल्यू करते हैं, अहमियत देते हैं उन्हें। तो आप कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, जितने भी आपके सवालात हैं, जितनी भी बातें हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं एज ए चीफ एडिटर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पब्लिक रिव्यू जो हमने लिया था वो पूरी तरह से सही साबित हो चुका है। कि पब्लिक रिव्यू जो हमने लिया था, हमने बताया था आपको कि शरणु सलगर वन साइडेड जीत रहे हैं। हाँ, हमारा एग्जिट पोल थोड़ा सा गलत हो गया, वो तो सभी का हो गया, नेशनल चैनल से लेकर लोकल चैनल तक तमाम लोगों का गलत हो गया। मगर हम बात करें हमारे पब्लिक रिव्यू की, जो पब्लिक रिव्यू हमने लिया, जो हमारे पब्लिक रिव्यू से जो चीज़ साबित हो रही थी, आज वो पेपर्स पे भी है, लोगों के सामने भी है। तो इसी तरह से हम हमें सपोर्ट करते रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और देखते रहिए।